जब हम बरतानिया में बोली जाने वाली ज़बानों के बारे में सोचते हैं तो शायद उर्दू फ़ौरन जहन में नहीं आती, लेकिन सच ये है कि वहाँ उर्दू की कहानी बहुत गहरी और दिलचस्प है। चलें, इसकी पूरी तारीख और इसको सहारा देने वाले इदारों पर एक नज़र डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। 4 लाख। जी हाँ, बरतानिया में 4 लाख से भी ज़्यादा लोग उर्दू बोलते हैं। ये एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर ही नहीं है। असल बात तो ये है कि उर्दू बरतानिया में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये महज एक छोटी सी कम्युनिटी की ज़ुबान नहीं, बल्कि बरतानवी माशरे का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और ये सब कुछ हाल ही में नहीं हुआ। ये टाइमलाइन देखें, इससे वो सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं कि उर्दू अभी अभी वहां पहुंची है। इसकी कहानी तो सदियों पुरानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से लेकर मलका विक्टोरिया के ज़ाती शौक तक, और फिर बीबीसी से लेकर यूनिवर्सिटी की डिग्री तक। तो आज इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? हम बात करेंगे इसकी तारीख की, फिर मीडिया में इसके किरदार पर नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये ज़ुबान मस्जिद से निकलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंची, इसकी शायरी को जिंदा रखने की कोशिशों को भी समझेंगे, और आखिर में इसके मुस्तकबिल पर भी गौर करेंगे। तो चलें, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बरतानिया में उर्दू की कहानी इतनी पुरानी है और इसका एक ताल्लुक सीधा शाही खानदान से है जो वाकई हैरान करने वाला है। मलका विक्टोरिया और उर्दू का यह किस्सा वाकई लाजवाब है। सोच कर देखें, 1887 में वो अपने एक मुलाजिम अब्दुल करीम से उर्दू सीख रही थीं, और सिर्फ सीख नहीं रही थीं, उन्होंने अपनी डायरी के 13 वॉल्यूम्स, पूरे 13 वॉल्यूम्स उसी जबान में लिखे जिसे वो हिंदुस्तानी जर्नल कहती थी। इससे पता चलता है कि उर्दू की पहुंच उस वक्त बरतानवी माशरे के सबसे ऊंचे दर्जे तक थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जदीद मीडिया, खास करके ब्रॉडकास्टिंग में इस जबान का सफ़र कैसा रहा। बीबीसी उर्दू सर्विस का किरदार तो बहुत अहम रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी मई 1940 में, लेकिन तब इसका नाम था बीबीसी हिंदुस्तानी, और इसका मकसद जंग के दौरान नाजी जर्मनी के प्रोपेगेंडे और गलत खबरों का मुकाबला करना था। फिर 1947 के बाद ये हिंदी और उर्दू की अलग अलग सर्विसेज में तकसीम हो गई, और सालों तक इसने जनूबी एशिया से आए लोगों और उनके मुल्कों के दरमियान एक पुल का काम किया। तो ये तो हुई मीडिया की बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़बान आम लोगों तक, अगली नस्लों तक रस्मी तरीके से कैसे पहुंचाई जाती है। शुरू में जब लोग वहां जाकर बसे तो मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं थीं, वो कम्युनिटी के लिए तालीम का मरकज़ भी थीं, खासकर उर्दू सिखाने का। जैसा कि इस इक़्तिबास में कहा गया है, इस वक्त लोगों के लिए उर्दू ज़बान का ख़त्म हो जाना अपने इस्लामी विरसे को खोने जैसा था, क्योंकि उनकी दीनी मालूमात तक रसाई का ज़रिया ज़्यादातर उर्दू ही थी। और देखें कि बरतानिया में उर्दू सीखने का एक पूरा मुनज़्ज़म रास्ता बना हुआ है। यह सफ़र अक्सर कम्युनिटी सेंटर्स या मसाजिद से शुरू होता है। वहाँ से बच्चे आगे बढ़कर स्कूलों में GCSE का इम्तिहान देते हैं, और हर साल 4000 से ज़्यादा तुलबा ये इम्तिहान देते हैं। इसके बाद A लेवल्स का मरहला आता है, और फिर यूनिवर्सिटी तक, जहाँ अब बाकायदा डिग्री भी मिल सकती है। इसका मतलब साफ है, उर्दू अब सिर्फ कम्युनिटी स्कूलों की ज़बान नहीं रह गई, ये अब बरतानवी तालीमी निज़ाम के मरकज़ी धारे का हिस्सा है। AQA और एडिक्सल जैसे बड़े इम्तिहानी बोर्ड्स इसकी काबिलियतें पेश करते हैं। और इस तालीमी सफ़र में एक बहुत बड़ा संगमील 2015 में आया, जब मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बरतानिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने उर्दू में एक पूरी डिग्री शुरू की। ये इस बात का सबूत है कि ये ज़बान अब एकेडमिया की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। अच्छा, तालीम की बात तो हो गई, लेकिन ज़ुबान सिर्फ किताबों में ज़िंदा नहीं रहती। उसका एक जिंदा, मुतहर्रिक सकाफ़ती मंजरनामा भी है जो उसके अदबी विरसे को संभाले हुए है। और इस सकाफ़ती मंजरनामे का दिल है मुशायरा। ये एक रिवायती महफिल होती है जहां शायर अपना कलाम पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं। ये जनूबी एशियाई सकाफ़त का एक लाजमी हिस्सा है जिसकी जड़ें मुग़ल दौर तक जाती हैं। जाहिद हुसैन का ये इक़्तिबास इस पूरी कोशिश के मकसद को खूबसूरती से बयान करता है। वो कहते हैं कि हमारा मकसद उस रिवायत को, यानी मुशायरे को, मरकज़ी धारे में लाना है, यूनिवर्सिटी के दिल में, क्योंकि शायरी की ज़ुबान आफाकी होती है। भले ही वो किसी और ज़ुबान में हो, लेकिन वो सबके दिलों से बात करती है। यहाँ हमें रिवायत और जदीदियत का एक बड़ा ही दिलचस्प इम्तिजाज देखने को मिलता है। एक तरफ तो मुशायरे की वो पुरानी जिंदा महफिलें हैं जहाँ लोग इकट्ठे होकर शायरी का लुत्फ़ उठाते हैं, और दूसरी तरफ रेख्ता फाउंडेशन जैसी तंजीमें हैं जो इस पूरे विरसे को डिजिटल आर्काइव बनाकर अगली नस्लों के लिए महफूज कर रही हैं। तो रेख्ता फाउंडेशन बरतानिया में उर्दू के लिए क्या कर रही है? उनके कई मकासद हैं। अदबी और सकाफ़ती विरासत को महफूज करना, जश्न रेख्ता जैसे प्रोग्रामों के जरिए उर्दू को फ़रोग़ देना,
اور طلبہ کے لیے سیمینارز اور کورسز کا انتظام کرنا۔ تو یہ ساری تاریخ اور ان اداروں کی محنت کے بعد آخر آج برطانیہ میں اردو کہاں کھڑی ہے اور آگے اس کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ 2021 کی مردم شماری کے اعداد و شمار ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اردو بولنے والوں کی بڑی آبادیاں کہاں ہیں: برمنگھم، مانچسٹر، بریڈفورڈ۔ ان شہروں میں اردو بولنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس سے اس کی موجودگی کا ایک واضح نقشہ سامنے آتا ہے۔ اور بات صرف عام لوگوں تک محدود نہیں، سیاسی سطح پر بھی اردو کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے اراکین جیسا کہ بشیر احمد اور سابق فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے اپنے عہدے کا حلف انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی اٹھایا ہے۔ یہ جدید برطانیہ میں اس کی سرکاری سطح پر پذیرائی کی ایک بڑی مثال ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، جیسے جیسے یہ ادارے آگے بڑھ رہے ہیں اور نئی نسلیں سامنے آ رہی ہیں، برٹش اردو کی شکل کیا ہوگی؟ وہ کون سی نئی شناخت اختیار کرے گی؟ یہ ایک زندہ زبان کی کہانی ہے جو ابھی بھی لکھی جا رہی ہے۔